ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आप सभी हम लोग यार पूंजी का समायोजन वाले क्वेश्चन कर रहे थे और आपका नए साझेदार प्रवेश का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और क्वेश्चन जो है ख़त्म होने का तो नाम ले नहीं रहा है। चलो देखते हैं, अपन कोशिश करेंगे। चलो आज हम बात करेंगे 47 का सी। चलिए 47 का सी देखेंगे आप सभी। लिखा है सुर, तुलसी और भूषण। सुर, तुलसी और भूषण ये फर्म में क्या थे? साझेदार थे, जो कि 6:5:3 के अनुपात में लाभ को क्या करते हैं? बांटते हैं। आगे कहता है 31 दिसंबर सन 2004 को 31 दिसंबर सन 2004 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। उनके व्यापार का चिट्ठा कुछ इस प्रकार दिया है। क्या क्या भैया इनके व्यापार के चिट्ठे में? चलो देख लेते हैं हम लोग। तो इनके व्यापार के चिट्ठे में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्या क्या है देखें। तो ये दायित्व पक्ष है, ये संपत्ति पक्ष है, राशि वगैरह। दायित्व में देखो इनके पास क्या क्या था। इनके पास उत्तमण थे। उत्तमण का मतलब होता है लेनदार। उत्तमण का मतलब होता है लेनदार। 9,850 था। इसके बाद था इनके व्यापार में देवी पत्र। सो देवी पत्र जो था इनके व्यापार में वो 2800 रुपये का देवी पत्र था। और फिर उसके बाद इनके व्यापार में पूंजी खाते थे। तो पूंजी खाते की अगर बात की जाए तो सुर का, तुलसी का और भूषण का, ये तीनों का सा पूंजी इसका 19,900 था, इसका 16,800 था, जबकि इसका 8,400 रुपये था। इस प्रकार कुल मिला के बाहर निकलेगा 45,000 कितना? 100 पूंजी था। रोकड़ हाथ में, हस्तस्थ रोकड़, इनके पास रोकड़ हाथ में जो थे वो 640 रुपये थे, जबकि इनके पास अधिकोष रोकड़, अधिकोष मतलब होता है बैंक, अधिकोष का मतलब होता है बैंक, यानी कि बैंक में जो रोकड़ थे वो थे इनके पास 805 रुपये थे। एंड देन फिर स्कंद था इनके व्यापार में। स्कंद मतलब माल था 16,400 रुपये का। इसके बाद इनके पास अधमण थे। अधमण का मतलब होता है देनदार। देनदार थे इनके व्यापार में 13,230 रुपये के। इसके पश्चात इनके व्यापार में उपस्कर था। तो उपस्कर था भैया 4,925 रुपये का उपस्कर था। एंड देन फिर इनके व्यापार में भवन था। तो भवन जो था वो 21,750 रुपये का भवन था। इस प्रकार इनका चिट्ठा क्या हो गया? टोटल हो गया था। अब देखो इनके अलग से एडजस्टमेंट में क्या कहता है। उन्होंने केशव को साझेदारी में प्रवेश दिया। उन्होंने केशव को क्या किया? साझेदारी में प्रवेश दिया। और कहता है कि उसे लाभ में 1/8 भाग का हिस्सा दिया गया। लाभ में कितने का हिस्सा दिया गया? तो 1/8 भाग केशव का, तो बचे साझेदार का कितना? 7/8। इसके बाद बच्चों देखो लिखा है केशव पूंजी के लिए 7500 रुपये लाता है। केशव पूंजी के लिए कितना लेकर आता है? 7500 रुपये लेकर आता है। ठीक है, आगे देखें। फिर कहता है उपस्कर को 500 रुपये से अपलिखित किया जाए। इसके अलावा बोल रहा है कि उपस्कर को 500 रुपये से अपलिखित किया जाए। अपलिखित मतलब बंद किया जाए, मतलब हरास लगाया जाए। क्या लगाया जाए? हरास। बुरी बात है, अच्छी बात है? स्कंद बोल रहा है कि स्कंद के मूल्य में 10% कमी की जाए। अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात सर। फिर उसके बाद भवन के मूल्य में वृद्धि होने से 25,600 रुपये निश्चित किया जाए। मतलब भवन का मूल्य बोल रहा है 25,600 से निश्चित किया जाए, मतलब नया मूल्य दे दिया है। कंपेयर करोगे, ठीक है। देख लो पहले भवन 21,750 का था, आज कितना हो गया? 25,600। देख लेना भैया डिफरेंस, है ना? फायदा हो रहा है। इसके अलावा बोलते हैं अदत्त मरम्मत व्यय के 450 समायोजन करने हैं। इसके अलावा अदत्त मरम्मत व्यय के 450 समायोजन करने हैं। तो भाई अचानक से व्यय उत्पन्न हो गया, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है ना सर, व्यय आना अच्छी बात थोड़ी ना है, ठीक है। उपयुक्त समायोजन के पश्चात पुराने साझेदारों के पूंजी खाते और उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित किए जाए। देखो क्या बोल रहा है, पूंजी क्या किया जाए? समायोजित किया जाए। पूंजी क्या किया जाए? समायोजित। तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर नए के हिसाब से समायोजित करेंगे कि पुराने के हिसाब से? तो बॉस मैंने बोला था पुराने के हिसाब से कब समायोजित करते हैं? जब नए का पूंजी नहीं दिया होता है। इस बार नए का पूंजी दिया है ना, मतलब ये हुआ कि नए के आधार पे किसका निकालोगे? पुराने का। अगर नए का नहीं देता तो फिर पुराने के हिसाब से निकालते, जैसे कि मैंने बताया था। इस बार देखो नए का दिया, फिर भी बोल रहा समायोजित करो, तो समझ जाना किसके हिसाब से। समायोजित वर्ड दिया ना, समायोजित वर्ड जब भी दे समझ जाना। देखो चेक करना कि नए का पूंजी दिया है कि नहीं दिया है। हाँ सर दिया है, समझ जाना नए के हिसाब से किसका निकालना है? पुराने का निकालना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पूरे फर्म की पूंजी क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। पूरे फर्म की पूंजी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो एक तरीका है इसको बनाने का। देखो सबसे पहले तो देखो साझेदार जो भी नाम है, सुर, तुलसी और भूषण तीनों साझेदार थे और पूंजी कितना है? 7500 ला रहा है 1/8 भाग के लिए। तो हमको चाहिए और बोल रहा है पूंजी समायोजन करो, मतलब इस बार हर एक साझेदार का नया पूंजी आएगा। देखो अभी तक के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे? समाकलन साइड में शेष लाया गया लिखते थे, रोकड़ खाता को लिखते थे,
प्रीमियम लिखते थे, सामान्य संचय वगैरह बांट देते थे, पुनर्मूल्यांकन पे लाभ कोई बांट देते थे, क्रेडिट ऐड करते थे, डेबिट लेस करते थे, जो आता था तुम्हारा शेष नया पूंजी आ जाता था। बट इस बार बोल रहा है कि पूंजी आप समायोजित करिए, मतलब नए के हिसाब से पुराने लोग का नया पूंजी निकालोगे। क्या निकालोगे? पुराने लोग का नया पूंजी, वो भी कौन से अनुपात में? नए अनुपात में। कौन से अनुपात में? नए अनुपात में आपको निकालना है बॉस, ठीक है। तो आपके पास क्या नया अनुपात है? तो पहले तो भैया नया अनुपात निकालना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। क्या निकालना पड़ेगा? नया अनुपात। तो चलिए नया अनुपात की गणना करें। सबसे पहले देखो यहाँ मैं लिखूंगा सूर, तुलसी और भूषण कैसे साझेदार थे? 6:5:3 के साझेदार थे। वर्किंग नोट पे लिखना। नया साझेदार, उन्होंने किसको प्रवेश दिया? केशव को 1/8 भाग हेतु फर्म में प्रवेश दिया, ठीक है। क्या इसमें बोला केशव ने किससे कितना लिया? तो क्या सिखाया गया था आपको? क्या करो, माना फर्म का जो लाभ है 1 है, जिसमें केशव का जो फर्म का लाभ 1 है, इसमें केशव का भाग कितना है? 1/8। तो कॉमन सेंस की बात है कि शेष भाग कितना रहा होगा? अब इस 7/8 पे किसका अधिकार है? तो उनके पुराने अनुपात में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो चलो बांटते हैं। तो अब नया अनुपात निकाल सकते हैं। चलो देखो नया अनुपात निकल आएगा। तो पहला बात करेंगे सूर का। सूर की बात करो तो 7/8 का कितना भाग? पुराना अनुपात क्या था? 6/14 इसको मिल जाएगा, है कि नहीं। फिर कौन है? भूषण है। तो बोलो 7/8 भाग का कितना? 5/14। और फिर कौन है? तुलसी है। तुलसी पहले था, फिर भूषण है ना। सुर, तुलसी और भूषण, हाँ भाई ठीक है। 7/8 भाग का कितना? 3/14 भाग हो गया। ओके चलो देखो इधर देखो 7/14 7/14 7/14 कैंसिल करना पॉसिबल है ना। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14। मैंने बोला था तब काटना जब काटना मुमकिन हो, जिससे हर कोई दिक्कत ना हो। तो 6/16 5/16 फिर कितना? 3/16। अब नया साझेदार कौन है? केशव। तो केशव 1/8 भाग के लिए आया, सबका हर 16 है तो इसको भी 16 बना दो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 कितना हो गया? 16। तो नया अनुपात इन लोग का जो आया, नया अनुपात वो आया बच्चों 6 5 3 और 2। ये नया अनुपात आ गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसी अनुपात में इन लोगों को पूंजी निकालना है। तो अब हमको पूरे फर्म की पूंजी निकालनी, कौन साझेदार कितना पूंजी निकालेगा। अगर हम लोग पूरे फर्म की पूंजी निकाल लें और जितना पूंजी आता है उसको साझेदारों में आपस में बांट दे, तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना बात, ठीक। तो हम लोग इधर क्या काम करेंगे? लिखेंगे पूंजी की गणना। क्या लिखना? पूंजी की गणना। तो देखो बताओ इस बार नए के आधार पे पुराने लोग का निकाल रहे हैं ना। तो क्या फॉर्मूला सिखाया था? फर्म की पूंजी बराबर, फॉर्मूला सिखाया था फर्म की पूंजी बराबर नए साझेदार का पूंजी, नया साझेदार का पूंजी बटे नए साझेदार का भाग, नए साझेदार का भाग सिखाए थे। तो नए साझेदार की पूंजी कितनी भैया? देख लो 7,500 बटे कितना? 1/8 है कि नहीं है? तो रूल है मैथ्स में, ऐसा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7,500 इंटू 5 8 करो, चलो करो। 8 शून्य 0 8 शून्य 0 8 पंचे 40 की 0 हासिल है 4 8 सत्ते 8 56 56 4 60 कितना गया? 60,000। यानी पूरे फर्म की पूंजी कितनी आई भैया? 60 आई। अब बांट दो, ठीक है। तो अपन लिखेंगे पूरे फर्म की पूंजी 60 है, तो उसमें अपन बात करेंगे सूर की पूंजी। क्या लिखेंगे? सूर की पूंजी। तो 60,000 में सूर का हिस्सा कितना है? नया अनुपात के अकॉर्डिंग बांट दो 6/16, है कि नहीं। फिर वैसे ही कौन है? तुलसी की पूंजी। तो तुलसी की पूंजी 60,000 इंटू कितना करेंगे? 5/16। और उसके बाद फिर कौन है? भूषण है। तो भूषण का 60,000 इंटू कितना? 3/16। एंड देन फिर केशव है, तो 60,000 इंटू कितना करेंगे? 2/16 कर देंगे। 60,000 इंटू कितना करेंगे? 2/16 कर देंगे। क्या बोलते हो, है कि नहीं? अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो मेरे ख्याल से कैंसिल होगा 3,750 से। देख लो 16 एकम 16, ये 3,750 आ जाएगा। करके देख लो, करो करो करो। 16 तिया कितना होगा? देखो 16 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पूरा निकालो, चारों साझेदारों को पूंजी निकालो जल्दी से। कितना आ रहा बताओ। ओके स्टूडेंट्स देखिए सॉल्व किए कितना है। इसको सॉल्व करने से पहला वाला है 22,500, दूसरा आएगा 18,750, तीसरा आ जाएगा 11,250 और चौथा आ जाएगा सॉल्व करने से 7,500। देख लो भाई इतना पूंजी क्या हो जाएगा? नए साझेदारों का निकल आएगा। देख लो हाँ भाई 22,700, 18,700,
18,750, 11,250 और 7,500। इस तरह से देखो इनका नया पूंजी आ गया। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? इजी है, कोई दिक्कत? पक्का? तो ये नया पूंजी है, ऐसा वर्किंग नोट करना। तो पहले क्या करना, नए साझेदारों का नया अनुपात निकालो, फिर पूरे फर्म की पूंजी निकालो, और फिर उस पूंजी को नए साझेदारों में क्या कर दो, पूरा सभी साझेदारों में आपस में बांट दो। तो इस बार इतना इतना पूंजी रहना चाहिए। अब इनके अकाउंट में इतना इतना पूंजी रहना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है, कम पड़ेगा तो लो लेके आएंगे जितना कम पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उनको वापस करेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर बनवाते हैं आगे। नोट करो। देखो इस साझेदार का पूंजी 7,500 दिया है और क्वेश्चन में छपा नहीं भाई, लिख लेना। प्रीमियम लिखा है इसमें 4900 रुपये प्रीमियम का लेकर आया ना, जो क्वेश्चन में छपा नहीं है। ठीक से देख लो, क्वेश्चन में ठीक से छपा नहीं ना, 4900 रुपये प्रीमियम का है। अब लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, अब हम लोग बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या बनाएंगे? पुनर्मूल्यांकन खाता क्या करना हम लोगों को? बनाना है। तो पहले पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप बना लो इस तरह से। तो ये प्रारूप बन जाएगा तुम्हारा, ये प्रारूप बन गया हमारा इस तरह से। ये पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप बनाएंगे इस तरह से। चलो बोलो, अच्छी खबर समाकलन में, बुरी खबर विकलन में ना, ध्यान रखना। चलो समझो। सबसे पहला लिखा हुआ है कि उपस्कर 500 रुपये से अपलिखित करना। अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है सर। उपस्कर खाते से क्या लिखेंगे? अपलिखित मतलब बंद करना होता है। ठीक है, कितना रुपया? अगर दायित्व बंद करने बोलता तो अच्छी बात होती, संपत्ति बंद करने बोल रहा बुरी बात है ना, उसको बंद खत्म कर दो बोल रहा है। इसके बाद स्कंद का मूल्य में 10% कमी, ये भी विकलन में आएगा। स्कंद खाते से कितना रुपया है? 10% है ना, तो स्कंद कितने का देखो, हाँ तो 1640 आ जाएगा। फिर इसके पश्चात क्या है? भवन। हाँ स्कंद हो गया स्कंद। अब भवन को नहीं देखोगे, भवन को भी तो देख लो। भवन था 25,000, मतलब पहले भवन देखो कितने का था, 21,750 का। अब नया मूल्य है 25,600। बताओ कितने का डिफरेंस आया? 25,600, 21,750। डिफरेंस देखो 0, 5, 8 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचना है? 8 बचना है, 3 बचना है, कट 3,850। तो समाकलन में लिखना भवन खाता को फायदा हुआ ना आपको, कितना? 3,850 का फायदा हो गया आपको। ठीक है, अदद मरम्मत व्यय 450। भाई अदद मरम्मत व्यय मतलब मरम्मत व्यय देना भी क्या है? बाकी है, जो कि अच्छी बात नहीं है भाई। तो किस साइड? विकलन पक्ष में 450 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? कितना लिखेंगे? 450 रुपये लिखेंगे। ठीक है, खाता वही को क्या करेंगे? इस तरह से बंद करेंगे। ठीक, चलो समाकलन जोड़ो, विकलन घटाओ, कितना आ रहा लाभ? 3850 में घटाइए। चलिए 1650, 1604, 2000 तो यही हो गया, 2000, 2500, 2590, कितना आ गया? 2590। ठीक है, घटाओ 0, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचना है? 6 बचना है। 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 1260। कितना आया? तो बच्चों आधिक्य लाभ आ गया 1260। क्या आया? आधिक्य लाभ आ गया कितना? 1200। जो सूर्य को, तुलसी को और भूषण में बांटना है कौन से अनुपात में? 6:5:3 में। चलो बांट दो जल्दी से। कितना निकला? फिर चलो आ गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे? साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, बहुत विडंबना की बात है कि भाई 4 कॉलम बनेगा यहाँ पे, है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 साझेदार है। 1, 2, 3, 4। चलो सक्सेसफुली 4 तो बन ही गया। ठीक है, ओके, 4 कॉलम बन गया। ये समाकलन साइड है, ये विकलन साइड है। ऊपर क्या हेडिंग लिखेंगे? साझेदारों का पूंजी खाता, है ना। कौन कौन है भैया? सूर्य है, तुलसी है, भूषण है, केशव है। सूर्य है, तुलसी है, भूषण और क्या है? केशव है। चलो स्टार्ट करें। बोलो पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है? तो समाकलन में लिखना शेष लाया गया। क्या लिखोगे? शेष लाया गया। वही स्टेप पालन करो जो करते हो। 19,900, 16,800, 8,400। केशव का नहीं है। अब नया साझेदार आया, अपने साथ पूंजी लेकर आया, क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता को। रोकड़ खाता को। बोलो बच्चों कितना कितना? पहला ये वाला 7500 लाया ना, साथ में अपने साथ 4900 रुपये क्या लाया? प्रीमियम लाया। तो प्रीमियम को बांट दो, प्रीमियम खाता को। कौन से अनुपात में बांटोगे? त्याग अनुपात में। और त्याग अनुपात कौन सा है? नया अनुपात तो दिया नहीं है, तो त्याग अनुपात 6:5:3 नहीं है। चलो बांटो इसको। 4900 रुपये को 6:5:3 में बांटो। 6:5 11, 11:3 14। 4900 इंटू कितना है? 14 है ना।
डिवाइडेड बाय 14 तो कितना होगा 7 दूनी 14, 7 7 49, तो एक कम दो 350, 350 इंटू 6 करो, 350 इंटू 6 कर दो, 6 × 1800, 6 × 5 = 300, 2100 रुपया, 2100 रुपया। पहला वाला है 2100 रुपया, दूसरा वाला बांट दो, 350 इंटू 5 करो, 3 × 5 = 15, 5 × 25 1750, 1750, और फाइनली लास्ट वाला 1050। एक 1050 बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, बांट दिया। तो इस प्रकार से देख लीजिए भाई, हमने क्या कर दिया, तीनों को साझेदारों को पैसे बांट दिए, ठीक है। इसके पश्चात अब याद करो कोई सामान्य संचय है क्या, चेक करो, नहीं है सर, ठीक है। आप लोगों ने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, लाभ की हानि, तो पुनर्मूल्यांकन खाता समाकलन पक्ष में लिखना है, पुनर्मूल्यांकन खाता को लाभ कितना लाभ आया, 540, 450 और 270, ठीक। कहानी खत्म, और कुछ बचा नहीं। अब सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम ये करते हैं कि समाकलन जोड़ते विकलन घटाते उनका नया पूंजी आ जाता है, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। बट इस बार क्वेश्चन को बोला था कि पूंजी को समायोजित करो, क्या करो, पूंजी को समायोजित करो, भी कौन सा अनुपात में, नया अनुपात में। तो हमने क्या किया, पुराने के आधार पे साझेदारों का नया पूंजी निकाला, अभी निकाले थे ना स्टार्टिंग में ही, तो वो नया पूंजी रहेगा। तो अब क्या करोगे, बनाओगे कैसे, सुनना, क्या करना, 2 लाइन यहाँ छोड़ लेना, 2 लाइन छोड़ना और अकाउंट क्लोज करना, और यहाँ पर भी उसके बराबर से अकाउंट को क्लोज कर देना, और यहाँ ऊपर में ना 1 लाइन छोड़ देना, ठीक। और शेष ले गया नीचे में लिखना, 1 लाइन छोड़ के नीचे में लिखना शेष ले गया। तो बताइए इस बार इनकी शेष ले गया का मतलब क्या होता है, साझेदारों की नई पूंजी। तो इस बार इनकी नई पूंजी कितनी है बताइए, इस बार इनकी नई पूंजी कितनी बताइए हमको। पहला वाले का था 22,500, दूसरे वाले का था 18,750, तीसरे वाले का था 11,250 और चौथे वाले का था 7,500 रुपये। मानते हो कि नहीं मानते हो, था। अब देखो अगर इनके अकाउंट में इतना पैसा है, मतलब एक पहले एस की बात करते, अगर एस के अकाउंट में 22,500 है तो ठीक है, नहीं है तो लेकर आएगा, ज़्यादा है तो फिर हम वापस करेंगे। चलो चेक करते हैं, देखते हैं इसके अकाउंट में कितना है, जोड़ो समाकलन को, चलो जोड़ते देखो। 19,900 प्लस करेंगे उसमें 2,100 रुपये, प्लस करेंगे 540 रुपये, चलो जोड़ो, 0 4 15 1 9 2 11 11 और 1 12 और 1 22 22,540। देख लो बॉस कितना है, 22,500, हाँ 22,540। देखो इसके खाते में है 22,540, लेकिन होना कितना चाहिए, 22,500। ज़्यादा है इसके खाते में कि कम है, कितने का डिफरेंस आया, 40 का, मतलब कि ज़्यादा है, होना चाहिए, हमको चाहिए 22,500, उसके अकाउंट में है कितना, 22,540। क्या करें, 40 रुपये वापस कर दो। तो बताओ 40 रुपये का डिफरेंस डेबिट तरफ आया कि क्रेडिट तरफ आया, डेबिट तरफ। तो डेबिट तरफ बच्चे 40 लिखना और लिख देना रोकड़ खाते से, उनको पैसा वापस कर देना, रोकड़ खाते से, इस तरह से पैसे वापस कर देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया। इसके बाद ये तो हो गया बात किसकी, ये बात हो गया किसकी, एस की। अब बात करते हैं टी की, बाकी टोटल बराबर कर देना, 22,540 22,540। अब सेम ऐसी बात करो टी की, देखो टी के अकाउंट में होना चाहिए 18,750, देखते हैं कितना है, चलो जोड़ के देखते हैं। 16,000, हाँ कितना है, करेक्ट 19,000 आ रहा है, चलो मान लेते हैं आपकी बात को, 19,000 आ रहा है। होना कितना चाहिए, 18,750 है कि नहीं। तो बोलो बच्चों कम है कि ज़्यादा है, सर यहाँ भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 250 रुपया, 250 रुपये ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, 250 रुपये वापस कर देंगे। तो 250 रुपये क्या कर दो वापस, नहीं समझे, कितना आ गया, बराबर कर दो, 19,000 रुपये और 19,000 रुपये। मानते हो कि नहीं मानते हो बात को, मानोगे, ठीक। अब हम बात करते हैं भूषण की। देखो भूषण के अकाउंट में 11,250 होना चाहिए, कितना है देखो, 9,720। ओके, 9,720। देख लो भैया इनके अकाउंट में है 9,720, चाहिए कितना, इस बार ये ज़्यादा है वो कम है। चलो देखते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस तो निकालना ही है, 2,000। चलो घटाओ, 0 3, बड़े से छोटा घटाते ना, हाँ भाई 12 में 7 जाएगा, 5 और ये 1, 1530। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1530 का डिफरेंस आ रहा है बॉस। तो बताओ ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है कि उस तरफ आ रहा है, समाकलन में आ रहा है। तो 1530 समाकलन में लिखोगे मतलब उसके अकाउंट में कम पैसा है, वो घर से 1530 रुपये क्या करेगा, लेकर आएगा। तो यहाँ लिखना रोकड़ खाता को, रोकड़ खाता को
ये दोनों ही जो चीज़ लिखा ना आपने, ये एक प्रकार से बैलेंसिंग फिगर लिखा आपने। कौन सा फिगर लिखा है आपने? बैलेंसिंग फिगर लिखा है, मतलब खाते को आपने बंद किया। नहीं है, पैसा ज़्यादा है तो वापस करो, कम है तो मंगाओ, इसको बोलते हैं समायोजित करना। नहीं समझे? ठीक है, अच्छे समझ में आया? 1530 टोटल करो कितना आया? 11,250 और 11,250। ठीक है, इसका तो कोई कहानी है नहीं, इसका साफ सुथरा हिसाब किताब है, इसका कुछ टेंशन है नहीं। कहानी खत्म। तो बस क्या लिखेंगे? शेष लाया गया। कितना कितना लिखूंगा? जल्दी बोलो गधो। 22,500 रुपया, फिर 18,740 रुपया, फिर 11,250 रुपये और फिर 7,500। नहीं आया समझ में? होशियार लोग, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत? चलो इसके बाद चिट्ठा बनाएंगे अपन लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसे ही बनाना है, समझ गए? चलो नोट करो जल्दी से। चलो देखो, अब हम लोग बनाएंगे फाइनली क्या बनाएंगे? फर्म का चिट्ठा। तो ये चिट्ठा लिखेंगे 31 दिसंबर बोला है, तो आप 1 जनवरी 2005 को लिखेंगे ना, क्योंकि जस्ट उसके अगले दिन है ना, नया साझेदार कब आया होगा? उसके अगले दिन आया होगा। तो चिट्ठे का प्रारूप आपकी इस प्रकार से बना लेना, इस तरह से चिट्ठे का प्रारूप बना लेना। और जब भी चिट्ठा बनाते हैं हम लोग, तो पुराने चिट्ठे के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं? नए चिट्ठे बनाते हैं। ठीक है, तो ये दायित्व पक्ष है, ये राशि पक्ष है, ये संपत्ति है और ये राशि है। ठीक है, चलो समझो। सबसे पहले देखो उत्तमण लिखा है ना, क्या उत्तमण में कोई चेंजेस किए थे? नहीं सर, कोई चेंजेस नहीं, तो 9,850 एज इट इज लिख दो। देवी पत्र है, क्या देवी पत्र में कोई चेंजेस किए थे? हाँ सर, नहीं किए थे बिल्कुल भी, तो 2800 एज इट इज लिख दो। फिर बारी आती है पूंजी की, तो पूंजी खाते में चेंजेस हुआ था? हाँ सर, इस बार सूल, तुलसी और भूषण और साथ में केशव का सबका अलग अलग पूंजी है। पहले वाले का पूंजी, नया पूंजी 22,500 है, दूसरे वाले का 18,750 है, तीसरे वाले का 11,250 है, चौथे वाले का 7,500 है। इस प्रकार सबकी पूंजी मिलाकर कितनी थी भैया? 60,000 थी। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? इस तरह से थी। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? इसके बाद आते हैं संपत्ति में। अब बारी आती है रोकड़ की। बोलो क्या रोकड़ में चेंजेस? सर महा चेंजेस। बहुत पैसा आया भी है और बहुत पैसा गया भी है। आया है जोड़ दो, गया है घटा दो। तो अलग से वर्किंग नोट में आइएगा, लिखिएगा रोकड़। पहले से आपके पास व्यापार में रोकड़ पड़ा था 640 रुपए। अब आप सोचिए कि आपके पास रोकड़ आया कहाँ से। सबसे पहले तो केशव लेकर आया था, याद करो। केशव पूंजी के रूप में 7,500 लाया था, प्लस ख्याति के रूप में 4900 रुपये लाया था। लाया था कि नहीं लाया था? जोड़िए दोनों को, कितना आया? 7 4 11,000 वो, और 9 और 5 1400, 12,400। यानी केशव अकेला 12,400 क्या किया था? लेकर आया था। 12,400 तो बेचारा केशव ही लेकर आया था अकेला। ठीक है, इसके बाद और पूंजी कौन लेकर आया था बताओ? कौन लेकर आया था पूंजी? याद करो, वो तीसरा नंबर का साझेदार था ना, भूषण। 1530 लेकर आया था, याद करो। तो अपन लिखेंगे भूषण की पूंजी। क्या लिखेंगे? भूषण की पूंजी। बोलो भूषण कितना पूंजी लेकर आया था? 1530 लाया था, याद करो। और कहीं से पैसा आया था? नहीं सर, और कहीं से पैसा नहीं आया था। जोड़ो, इतना पैसा आया आपके पास। 7 6 4 10 15, 1 2 और 1 3 3 और 1 4, 14,570 आपके व्यापार में पैसा आया है। और पैसा गया कहाँ था? याद करो, 2 साझेदार थे। कौन कौन? एस और टी। इन दोनों को पैसा लौटाए थे, याद करो आप। एस को शायद 40 रुपये लौटाए थे और 250 इसको लौटाए थे, याद है? इस प्रकार से 290 आपने लौटाया था। तो माइनस करेंगे इसको, तो 0, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर 14 में से 2 ही बचेगा, है ना? और ये कितना बचेगा? 4 का 4, 14,280। अब आपके व्यापार में जो रोकड़ है वो कितना रुपये है? 14,280 रुपये रोकड़ है। समझ में आ गया? ऐसे एकदम ईजी है ना? इसके बाद बारी आती है बैंक में। क्या बैंक में कोई चेंजेस किया आप लोगों ने? नहीं सर, तो एज इट इज लिख दो, 805 रुपया। इसके बाद है स्कंद। क्या स्कंद में कोई चेंजेस था? हाँ सर था। तो स्कंद को फिर जब चेंजेस था तो इनर कॉलम में लिखो। क्या बोला था स्कंद के बारे में? 10% कमी करने बोला था। 10% क्या करने बोला था? कमी। थोड़ा देख लेकर उधर पे, ठीक है? तो 1640 कमी कर दीजिए। तो घटाइए, 0 6 और इधर 13 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7, 14,760। ओके, 14,760 बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद अधमण। अधमण, क्या अधमण में कोई चेंजेस था? कोई डूबत ऋण संचय वंचय ऐसा कुछ था क्या? नहीं था सर। तो एज इट इज लिख दो, 13,230 रुपये लिख दो। इसके बाद उपस्कर। क्या उपस्कर में कोई चेंजेस था कि नहीं था? हाँ सर था। उपस्कर में कितना चेंजेस था? 500 रुपये कमी बोला था। ठीक है,
तो कमी कर देते अपन लोग, कितना 500 रुपया घटा दो, बोलो कितना आएगा 4425 आ जाएगा। एंड देन फिर फाइनली भवन है, तो भवन तो नया मूल्य दे दिया सीधा 25,400 का, 25,600 का नया मूल्य लिख दो। और कुछ बचा सर? बचा है ना, देखो समायोजन में चेक करो, पूंजी तो हो गया, प्रीमियम भी हो गया, उपस्कर भी हो गया, स्कंद भी हो गया, भवन भी हो गया, अदत्त मरम्मत व्यय। अदत्त मरम्मत व्यय के 450 रुपये आपके सामने आ गए थे, क्या पे किए हो? पे तो नहीं किए हो, कहाँ लिखना चाहिए? दायित्व में। तो दायित्व में लिख दो, वेरी गुड, अदत्त मरम्मत व्यय। क्या लिखेंगे? अदत्त मरम्मत व्यय। कितना रुपया? 450 रुपये। अब आप अपने चिट्ठे का टोटल कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके चिट्ठे का टोटल क्या आएगा? बराबर ही क्या होगा? आएगा। टोटल किए कितना आया? 73,100, दोनों तरफ कहा है बराबर, 73,100। क्या बोलते हो? समझ में आया? कोई परेशानी? चलो मैं होमवर्क दूं, बना के लाना है, ठीक है? चलो देखो, मैं बोलता हूँ ए, बी और सी तीनों साझेदार थे, ऐसे इनका जो चिट्ठा था कुछ इस प्रकार है। चलो ये चिट्ठा, ये इनका अमाउंट है, ठीक है? ये इनके व्यापार में अमाउंट था, ठीक है? ये इनके व्यापार का क्या था? अमाउंट था, समझ गए? ठीक। तो नया साझेदार डी आया, उसको 1/8 भाग के लिए प्रवेश दिए, प्रीमियम का 49,000 लाया, पूंजी का 75,000 रुपये लाया, उपस्कर में 5,000 आपको क्या करना है? अपलिखित करना है, 10% स्कंद घटाना है। भवन का नया मूल्य हो जाएगा बच्चों 2,56,000 रुपये हो जाएगा, और मरम्मत व्यय के 4500 रुपये लिखने हैं, ठीक है? बना के लाओगे, होमवर्क रहेगा, ठीक? चलिए, थैंक यू।